Hi students, welcome to IIT Banthan and let's continue with the chapter of alcohol. आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल्स. तो स्ट्रेट चेन जो अल्कोहल होते हैं और इनमें क्या डिफरेंट है, अल्काइल और एराइल में क्या डिफरेंस है. तो द बिग डिफरेंस इज, पहले इसको समझने से पहले, ये जो स्ट्रक्चर है फिनॉल का, इसको समझने से पहले इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं. वैसे तो हर चैप्टर में ही हम एराइल वाले मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड्स को अलग पढ़ते हैं, जैसे हैलाइड वाले चैप्टर में भी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये अलग कैसे है कोई और नॉर्मल अल्कोहल से. तो इसके इंट्रोडक्शन से पहले लेट्स कंपेयर इट विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. हमने ये तो पढ़ लिया है, अब इससे कंपेयर करते हैं इसमें से डिफरेंस क्या है. देखो, एक तो बात ये है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे एक प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है, राइट. इसमें स्ट्रेट चेन वालों में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट आ रहा है. प्लस एम इफेक्ट से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज घूमता है यहां, यहां और यहां. इसका मतलब क्या है, दिस हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. द कार्बन ऑक्सीजन इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत होता है और टूटता नहीं है. तो बहुत ही कम ऐसे रिएक्शंस देखेंगे हम फिनॉल्स में जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा है. मोस्टली तो नहीं टूटता है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड नेचर. जबकि ये बॉन्ड तो टूट रहा था, हमने देखा था. वाटर इसमें H+ डाल देते हैं, एसिड E1 मैकेनिज्म याद है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स याद है. तो उसमें क्या था, H+ लगाया यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन वाटर लिविंग ग्रुप हो गया. यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, राइट. लिविंग ग्रुप यहाँ पे ये नहीं होगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, चाहे यहाँ पे H+ डालो चाहे कुछ भी डालो. इसमें क्या था, H+ का अटैक कराया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये वाटर लिविंग ग्रुप हो गया, करेक्ट. तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. दिस बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयरफॉर इट डज नॉट ब्रेक इजीली. द सेकेंड पॉइंट इज एसिडिटी की बात करते हैं. अब इनकी एसिडिटी की बात करते हैं. अब अगर इनकी एसिडिटी की बात करें तो हमें पता है जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, राइट. ऑल द अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल. और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है. कार्बोक्सिलिक एसिड तो उससे बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं. लेकिन फिनॉल में क्या है, फिनॉल में इस पे डिटेल में बात करेंगे. सिंस अभी स्टार्टिंग है तो सिर्फ एसिडिटी की बात अगर करें, ये H+ लूज होने के बाद ना ये नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस की वजह से. कंपैरेटिवली चार्ज स्पीशीज तो हमेशा अनस्टेबल रहेंगी, नो डाउट, लेकिन कंपैरेटिवली ये नेगेटिव चार्ज इधर घूम घाम के दर्द अपना शेयर कर लेता है. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, लोकल नहीं रहता, डीलोकलाइज होता है. यहाँ फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके ऊपर आएगा. तो 4 जगह अगर डीलोकलाइज हो रहा है तो स्टेबल है. इसका मतलब H+ लूज करके बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया इसने, मतलब इतना बड़ा अनस्टेबल कुछ ऐसा नहीं बना है. दिस इज स्टेबल कंपैरेटिवली, राइट, बिकॉज ऑफ द 4 स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस. 4 सेंटर्स होंगे जो नेगेटिव चार्ज शेयर करेंगे. देयरफॉर फिनॉल इज क्वाइट एसिडिक. फिनॉल इज क्वाइट एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, राइट. अल्कोहल्स जो है NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्शन नहीं देते हैं. अल्कोहल्स जो है जबकि फिनॉल दे देता है. फिनॉल में अगर हम ये रिएक्शन कराएं प्लस NaOH तो प्रोडक्ट आएगा, फटाफट रिएक्ट हो जाएगा, ONA + H2. मतलब OH- भी इतना बड़ा बेस नहीं है कि इन वाले अल्कोहल से रिएक्ट कर जाए, जबकि ये इट इज कंसिडरेबली एसिडिक. फिनॉल के साथ रिएक्शन हो जाता है. फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, अलग से बात है ये, पर चलो एसिडिटी की बात चली रही है तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं होता है फिनॉल का. किसके साथ? NaHCO3 का नहीं होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड उसका हो जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका रिएक्शन हो जाता है इसके साथ, इसका नहीं होता. ये बहुत बड़ा टेस्ट भी है. तो 2 बहुत बड़े डिफरेंस हमने क्या देखे, एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और एक एसिडिटी. एसिडिटी इसकी क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस है. अगर सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, व्हाई आर फिनॉल एसिडिक,
एक आधा नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो रेजोनेंस इज द रीजन। उस नेगेटिव चार्ज को ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लेता है। अच्छा, अनदर डिफरेंसेस देखो, वो तो हर एक एराइल एरीन का होगा, एल्काइल और एरीन में अगर डिफरेंस देखें तो वो तो हमेशा आएगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग है अच्छी वाली। बेंजीन रिंग क्या शो करती है? न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। क्यों? दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वैसे तो एल्कीन भी रिच सोर्स है, एल्काइन भी है। पाई बॉन्ड जहां आगे, यहाँ कॉन्जुगेशन में है 3-3 पाई बॉन्ड है, तो दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इसको कौन से स्पीशीज आगे अटैक करते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये इधर लग जाएगा पैरा में या ऑर्थो में और H+ निकल जाएगा। ऐसे ही NO2+ लगेगा। इस तरह बहुत सारी स्पीशीज लगती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बेंजीन वाला रिएक्शन है वो तो ये दिखाएगा ही, इसलिए भी अलग से पढ़ना है। तो फिनॉल की इंट्रोडक्शन में, फिनॉल किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसको फिनॉल बोलते हैं। कैसे ये डिफरेंट है एलिफेटिक वाले अल्कोहल से, स्ट्रेट चेन वालों से, वो डिफरेंस देखे हमने। एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फिनाइल इज इज क्वाइट मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल्स, और तीसरा है बेंजीन रिंग की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये बहुत ज्यादा शो करेगा, जो कि कोई भी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड करता है शो। नाउ लेट अस गो टू द नॉमेनक्लेचर नाउ। और कुछ इंपॉर्टेंट फिनोल्स के नाम हमें याद करने हैं, फेमस नेम्स। जैसे कि ये होता है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल मतलब फिनॉल पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो, और बिल्कुल ऐसे ही आप बना सकते हो खुद से। मेटाक्रिसॉल भी लिख लो नोटबुक में, और पैराक्रिसॉल भी लिख लो। और इसका नाम क्या हो सकता है? 2-मिथाइल फिनॉल भी हो सकता है ना। ये ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी, ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है 2-मिथाइल फिनॉल। फिर उसके बाद इसका नाम होता है कैटिकोल। इसका नाम होता है रिजोर्सिनॉल, और इसका नाम होता है क्यूनॉल। ये 3 नाम भी याद रखने हैं। मतलब इसमें 2 OH ग्रुप हैं, इसमें ऑर्थो पे हैं, पैरा पे हैं, ऑर्थो पे हैं, मेटा पे है और पैरा पे है। कैटिकोल, रिजोर्सिनॉल और क्यूनॉल, ये नाम भी याद रखने हैं। उसके अलावा एक्सक्यूज मी, फ्लोरोग्लूसिनॉल, और ये होता है OH, एक साथ तीनों OH OH, ये होता है पायरोगेलोल। पायरोगेलोल, ये सारे नाम याद रखने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही नाम याद रखने हैं, पर इतने तो नाम याद रखने ही हैं। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार देख के सोचोगे कि बाद में फिर कभी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी चैप्टर चल रहा है, अभी टाइम है याद करने का। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये नाम तुम्हें याद होने चाहिए। कैटिकोल, रिजोर्सिनोल, पायरोगेलोल, क्यूनोल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहला मेथड डाउस प्रोसेस। हमने एल्काइल हैलाइड में ये पढ़ा था, याद करो। नहीं याद आ रहा तो अब याद आएगा। क्लोरीन को हम कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में, राइट, और 613 केल्विन और प्लस NaOH ऑफ कोर्स, और 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी भयंकर सिचुएशन में हम जो है, प्लस वाटर भी उसके बाद
प्लस वाटर। इतना ज़्यादा टेम्परेचर इतना ज़्यादा प्रेशर में ही कन्वर्ट हो पाता है। इसके जो मैकेनिज्म होता है उस पर मैं दोबारा बात नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के लेक्चर 10 में हमने बात की थी। इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म होता है एक तो डॉस प्रोसेस में। दो तरीके हैं, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तब बेंजाइन मैकेनिज्म, मतलब पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, ये निकलेगा, बेंजाइन बनेगा, उसके बाद बेंजाइन में बेस ऐड करेगा और दूसरे कार्बो एनाइन में H+ लगेगा, राइट। एक बेंजाइन मैकेनिज्म था। बेंजाइन मैकेनिज्म को एलिमिनेशन एडिशन भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पे OH आगे लगा दो, फिर इसको मूव करो माइनस को यहाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। लेक्चर 10 एल्काइल हैलाइड में याद करो मैकेनिज्म इसका। तो ये है डॉस प्रोसेस, ये एक बनाने का तरीका है, इंडस्ट्रियल मेथड भी है ये डॉस प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देन नेक्स्ट मेथड बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। देखो बेंजीन के अंदर अगर हम ओलियम डालते हैं या ओलियम, तो फिर SO3H लगता है उसके ऊपर, और SO3H को अगर NaOH में मिला दो, NaOH और वाटर में, तो हमें मिलेगा फिनॉल। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, याद रखना है। इसमें अगर हम ओलियम डालते हैं तो SO3H मिला, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेस में तो फिर OH मिल जाता है हमको ऊपर। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड वाज डॉस प्रोसेस, उसको एट लेंथ हमें डिस्कस नहीं किया हमने क्योंकि वो हम कर चुके हैं। सेकेंड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको हमने लेंथ में डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि वो करना ही नहीं है लेंथ में डिस्कस। थर्ड इज फ्रॉम क्यूमीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत समय से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेंस, एडवांस और बाकियों में भी इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो लेट्स फोकस ऑन क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन इज अ कॉमन नेम फॉर दिस। ये क्यूमीन है। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बन जाता है ऐसा कुछ। इसकी ऑक्सीडेशन कराने पे ये ऐसा कुछ बन जाता है। और फर्दर फिर इसको जब हम हाइड्रोलिसिस एट द टेम्परेचर ऑफ 95 to 135 तो हमें मिलता है फिनॉल और साथ में एसीटोन। दो स्टेप का छोटा सा दिखने वाला ये क्यूमीन्स प्रोसेस हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये 50 to 90 होता है, ये 95 डिग्री टू 135 डिग्री। छोटा सा दिखने वाला ये प्रोसेस हम काफ़ी लेंथ पे डिस्कस करेंगे। ये क्या है? क्यूमीन है। व्हाट इज दिस? एसीटोन। इसके बाय प्रोडक्ट पे भी इतने बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको फिनॉल, और ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन बाय एयर। ये एयर से आई है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बाय एयर। तो ये सारा कुछ याद रखना है। अब इसको हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्यूमीन बनता कैसे है, मतलब लगता कैसे है। बेंजीन के ऊपर हमें क्या ऐड करना है? बेंजीन के ऊपर हमें CH3
CH3Cl। अगर मैं ये लगा दूं और साथ में ले लूं क्या, AlCl3, तो जितने लोग फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन जानते हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि ये Cl इधर चला जाएगा, कैटायन बनेगा, यहाँ कैटायन का अटैक होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। करेक्ट, बहुत ही आसान सा है। या फिर CH3 CH2 CH2Cl, उससे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन को तुम्हें अच्छे से पता है जहाँ बनता है वहाँ रीअरेंज भी हो सकता है, तो रीअरेंज होकर यहाँ आएगा, इसका यहाँ पे अटैक हो जाएगा। या फिर ठीक है, या तो ये ले सकते हैं हम इसके साथ FeCl3 के साथ जो भी लुईस एसिड है, या फिर दूसरे तरीके क्या है, मैं एल्कीन ले लूँ एक प्लस H3PO4 के साथ, H प्लस का अटैक क्या होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट होगा, उसका अटैक हो जाएगा। करेक्ट, यानी एसिड और एल्कीन ले सकता हूँ मैं, अल्काइल हैलाइड ले सकता हूँ और लुईस एसिड ले सकता हूँ। तो किसी भी इन चीज़ों से मेरे ख्याल से क्यूमीन बन जाएगा, क्योंकि सेंटर पे कार्बोकैटायन आएगा, इसमें भी सेंटर पे आया, इसमें रीअरेंज होकर यहाँ पे आया, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ जाके चिपक गया, फिर वो तो बन गया क्यूमीन। तो दिस इज अबाउट हाउ विल यू मैन्युफैक्चर क्यूमीन। नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। क्यूमीन हम बना चुके हैं, आसान सा तरीका था, इनफैक्ट मुझे आपसे पूछना चाहिए था। फिर क्यूमीन तो बन गई। क्यूमीन में पहले क्या हुआ, हमने ऑक्सीडेशन करवाई, एरियल ऑक्सीडेशन करवाई। एरियल ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, ये क्या था, CH था यहाँ पे, CH3 इसका होमोलिटिक फिजन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कार्बन इधर, ये फ्री रेडिकल इधर, CH3 ऑक्सीजन के पास भी, यहाँ भी फ्री वो हुआ होमोलिटिक फिजन, तो ये है इसका अटैक हुआ यहाँ पे, ये इधर लग गया बीच में, मतलब ये इंसर्ट हो गया क्या, क्यूमीन हाइड्रोक्सी पेरोक्सो एसिड। ये कैसे इंसर्ट हुआ यहाँ पे, फिर फ्री रेडिकल बनके कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में पूरा CO2 मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गया। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या हुआ इंसर्ट, बस O2 इंसर्ट हो गया। उसके बाद याद करो क्या था, फिर हम इसको किससे ट्रीट कर रहे थे, वाटर से ट्रीट कर रहे थे। यानी ये जो क्यूमीन बना है इसको हमने वाटर से ट्रीट किया। आप लोगों को पता है कि ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है ये स्टेबल नहीं होता है ना, पेरोक्साइड बॉन्ड जो है ये स्टेबल नहीं होता है। क्या नाइट्रोजन बॉन्ड भी स्टेबल होते हैं, उतने नहीं होते, ठीक है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम होते हैं। क्यों, लोन पेयर आपस में रिपेल करके दिक्कत करते हैं, क्रिएट, छोटा साइज होता है, लोन पेयर भी बड़े होते हैं और बॉन्ड भी बना रहे हैं हम, तो वो आपस में रिपेल करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने क्या करा था, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, H प्लस का अटैक होगा, मतलब यहाँ पे H प्लस का अटैक हुआ यहाँ पे, देखो ये मैकेनिज्म है ना। अब ऐसा नहीं है कि तुमने सारी GOC पढ़ ली, अब तक सारे मैकेनिज्म याद है और मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं और तुम खुद से डिवाइस कर लो मैकेनिज्म। कई बच्चों को लगता है कि हम खुद से भी डिवाइस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो पेट मैकेनिज्म्स हैं क्यूमीन के, डॉस प्रोसेस के और आगे हैं, ये तो पढ़ने ही पड़ते हैं, राइट। फिर इसके बेसिस पे इससे मिलता जुलता मैकेनिज्म वो तुम लोग सोच सकते हो कि जैसे H प्लस का अटैक इसी ऑक्सीजन पे क्यों नहीं हुआ, इस पे क्यों नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आंसर करने मुश्किल है। वैसे इस केस में तो जैसे ये अच्छा लिविंग ग्रुप है वाटर, इसलिए यहाँ पे H प्लस का अटैक हुआ। उसके बाद H प्लस का अटैक यहाँ पे हो गया, फिर ये प्लस चार्ज बन जाएगा और वाटर बन के निकल जाएगा। दैट मीन्स दिस बिकम्स, वाटर गया तो ये हो गया O प्लस CH3 माइनस वाटर। ये अटैक H प्लस का कहाँ से हुआ था, एसिड हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस,
पानी चला गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, यानी फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराएं। याद करो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कुछ कुछ वैसा ही है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन की बजाय कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालो और माइग्रेशन किसकी होगी याद करो, एल्काइल की फिनाइल की, तो तुम्हें अपने अंदर से जवाब आएगा फिनाइल की। और ये CH3 यहाँ लगे रहेंगे और फिनाइल लगा के ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा, है ना। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, और ये पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। ऐसा ही कुछ हुआ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि देखने में आसानी हो, है वही चीज। CH3 पॉजिटिव, करेक्ट। फिर वाटर का अटैक होगा, राइट। वाटर का अटैक हुआ, H2O वो किस पे गया, पॉजिटिव चार्ज के पास गया, ऑक्सीजन OHH CH3 ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगेन आपको पता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लेगा नहीं, रखेगा नहीं अपने पास ज़्यादा, अपने इलेक्ट्रॉन मांग के हाइड्रोजन को कहेगा बाय बाय, और ये हाइड्रोजन फिर यहाँ लग जाएगा। दैट मीन्स इसके बाद जो स्टेप बना, आई होप एंटायर बोर्ड इज विजिबल, ग्रेट। इसके पास H हो गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, H+ ने यहां अटैक किया, और CH3 OH, लास्ट में क्या हुआ, इसको भी वाटर ले गया और यहां पे आ गए हम, 4 बॉन्ड बन रहे थे, करेक्ट। हाँ अच्छा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन इसने ऑक्सीजन से, इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर अपने इसको डोनेट किए, और फिर CH3 एसीटोन बन गया, एसीटोन प्लस फिनॉल। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बनाने के लिए पूछेगा वो, कहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट का नाम पूछ सकता है, नाम भी ना पूछे तो मतलब बना के पूछ सकते हैं कि कैसे इंसर्ट होता है, होमोलिटिक फिजन हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद पूछ सकता है कि ऑक्सोनियम आयन बनता है कि नहीं बीच में, उसके टाइम जो शिफ्ट होता है तो कौन सा शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है। मतलब मैकेनिज्म पूरा बनाने के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से ही आएंगे कि आपको अगर मैकेनिज्म आता हो, एक बार आपने देखा हो आंखों के सामने, तभी यू विल बी एबल टू आंसर। वाटर का क्या रोल होता है, कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, राइट। उसके बाद ये वाले स्टेप्स बेशक ना भी याद हो कोई बात नहीं, यहाँ से ना भी याद हो चलेगा, यहाँ तक सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे OH का अटैक हुआ, यहाँ पे H का अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटा, फिर जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बना, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसके बाई प्रोडक्ट्स पे भी इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, एसीटोन और फिनॉल हुआ। इनको सेपरेट करना बहुत इजी होता है, लिख लो प्लीज। इट इज वेरी इजी टू सेपरेट दीज टू मिक्सचर्स बिकॉज ऑफ सो मच डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज एल्कोहल भी सारे और फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, चिपक के रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, फिनॉल्स के, एल्कोहल्स के भी, और कीटोन्स के तो नहीं होते उतने हाई। तो इससे इट इज वेरी इजी टू सेपरेट द टू मिक्सचर्स ऑफ एसीटोन एंड फिनॉल। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन भी बहुत जगह काम आता है। अभी तक मुझे पता होगा, आई नो कि काफ़ी बार तो ऑलरेडी सुन चुके होंगे एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, और जब हम सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी बार बार ये नाम सुनने आएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। फिनॉल नो डाउट इज द मेन प्रोडक्ट विच यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर, बट एसीटोन इज नो लेस। इसको फेंक नहीं देंगे, ये भी बहुत काम की चीज़ है। So this was the manufacturing from cumene. I am again stressing this is very important. And next let's move on to diazonium salts.
नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। अगेन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पार्ट है, लेकिन ये इतनी बार आता है कि इट इज बेटर टू डू इट अर्ली। नाउ डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले तो देख लेते हैं ये कैसे बनता है। डायजोनियम सॉल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये होता है N2 प्लस Cl-, ये इसमें अगर हमने वाटर डाल के हीट कर दिया तो हमें मिल जाता है फिनॉल, और HCl अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, प्लस HCl प्लस N2। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक फिनॉल फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। इसको डायजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, राइट। ब्रोमीन होगा तो डायजोनियम ब्रोमाइड बोल देंगे, बाकी जनरल नेम इज डायजोनियम सॉल्ट। इससे हमने क्लोराइड भी बनाए थे, याद करो, Cu और HCl डाल देंगे तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, Cu और HBr डाल देंगे तो ब्रोमीन आ जाता है, राइट। दूसरा क्या था Cu2 Cl2, KCl डाल देंगे तो ऊपर Cl आ जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे फॉर्म होता है डायजोनियम सॉल्ट, और इसके और कुछ रिएक्शन भी देखते हैं, सिर्फ फिनॉल और क्लोरोबेंजीन नहीं, बाकी चीजें हमें बनानी हो अगर डायजोनियम सॉल्ट से तो कैसे बनेगी। आओ देखते हैं। पहले तो ये बनता कैसे है, हम लेते हैं एनाइलीन NH2, इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही कम टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर लेंगे। ऐसे कंडीशन में ये HONO के साथ रिएक्ट करता है। एक्चुअली NaNO2 और HCl बना क्या मिलके क्या बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl मिलके बनाते हैं HNO2 प्लस NaCl। H इसको HONO भी लिखते हैं हम, HONO, ठीक है। HONO जो ये है, ये HONO हो गया, करेक्ट। ये मिला, ये बन के ये देंगे, और HONO जो है काम कर रहा है। तो कई बार अगर ऐसे दे दिया हो HONO, एक्चुअली स्टेबल नहीं होता है इस टेम्परेचर पे, इसलिए उसी टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत टाइम तक इसको स्टेबल नहीं रख सकते हैं, इसलिए इट इज मैन्युफैक्चर एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम। तो काम की चीज ये नहीं है, फिर भी दिखाते ही है, काम की चीज है HNO2। HNO2 पे फिर क्या होगा, H प्लस का अटैक हुआ, इधर हुआ H प्लस चार्ज इस पे आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड तो अभी बना ही है, क्या टूटेगा, ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा ना, तो NO प्लस का अटैक होगा। सो दिस बिकम्स NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन। इस नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक होता है यहां, यहां नहीं होता, इधर होता है। नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक हुआ यहां पे। कैसे बना NO समझ आ गई, NaNO2 और HCl लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में क्या आना चाहिए, HONO पे वाटर का अटैक, H प्लस का अटैक हुआ तो वाटर लिविंग ग्रुप हो गया, H प्लस का अटैक हुआ, OH और H चले गए, और NO प्लस इसने अटैक किया एनालीन में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर पे। फिर लोन पेयर पे अटैक करने के बाद कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, H2 तो थे ही पहले, अब इसको लोन पेयर भी अटैक, लोन पेयर भी अपने डोनेट कर दिए, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन पे। अगेन नाइट्रोजन भी सोचेगा कि मैं भी एक बॉन्ड तोड़ता हूं अपना, पॉजिटिव चार्ज से राहत पाता हूं, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, जो नहीं था वो वाला टूटने वाला है। ये कहां से टूटेगा, तो बहुत स्टेबल होता है, आमतौर पे नहीं टूटता, मतलब टूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि फेविकोल का जोड़ है, ऐसा भी नहीं है, पर बहुत रेयर टूटता है। NHNO, करेक्ट। अगेन इस पे किसका अटैक करवाओगे, एसिड का, बट उससे पहले थोड़ा सा तुम्हें टॉटोमेरिज्म के बारे में याद करना पड़ेगा। टॉटोमेरिज्म क्या था, 1 2 3 के बीच में हाइड्रोजन का एक्सचेंज और डबल बॉन्ड का भी एक्सचेंज, तो ये जो है टॉटोमराइजेस टू गिव
OH टॉटोमराइज करके इसने ये दिया, और अब फिर दोबारा H प्लस का अटैक हुआ। मतलब इस पूरे मैकेनिज्म में 2 बार H प्लस का अटैक हुआ। एक बार HNO पे कहाँ गया, HONO पे, जब H प्लस का अटैक हुआ ये गया नाइट्रोसोनियम आयन मिला था हमें बढ़िया सा। फिर अब इस पे हुआ OH पे दोबारा से अटैक, नाउ अटैक ऑफ H प्लस। आपको पता है वाटर जो है अच्छा लीविंग ग्रुप है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इसने लोन पे अपने इसको दे दिए और ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट। क्लोरीन जो पड़ा हुआ है, H प्लस आया था यहाँ पे एक बार, राइट, H प्लस का अटैक हुआ था एक बार, फिर छोड़ भी दिया था उसने, किस स्टेप में छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था। लेकिन जो Cl माइनस है वो तो पड़ा ही हुआ है, जब H प्लस का यूज किया तो Cl माइनस का भी यूज कर सकता है। और वाटर निकाला था यहाँ पे, H प्लस का अटैक यहाँ भी हुआ था, जहां हुआ था, और यहाँ पे एक बार रिलीज किया, तो एक Cl माइनस इससे जुड़ जाएगा। दिस इज व्हाट, डायजोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर फिर हम इतने कम टेम्परेचर पे, तो क्वेश्चन आएगा इतना टेम्परेचर कम क्यों है, बिकॉज दिस डायजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स। ये भी लिख सकते हो। NaNO2 प्लस HCl क्यों यूज किया, बिकॉज हमें उसी टाइम बनाना था ये, दिस इज डज नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग, नॉट वेरी स्टेबल। तो इसके बेसिस पे ये डायजोनियम क्लोराइड बन गया, और इससे तो हम पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं। फिलहाल फिनॉल बना लो। इसको लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलते हैं फिनॉल का, जो डायजोनियम के साथ कराया था हमने। थोड़े से और कंपाउंड बना देते हैं इससे डायजोनियम से, N2Cl। इसके को पानी में हीट कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा OH। इसके साथ CuCN डाल देंगे तो CN बन जाएगा। इसमें अमोनिया से रिएक्ट कर देंगे तो फिर से एनाइलिन बन जाएगा। हमने ये भी एनाइलिन से बनाया था, फिर से एनाइलिन बन जाएगा। इसके अंदर HBF4 डालेंगे तो फ्लोरीन लग जाएगा इसके ऊपर। आयोडीन लगाना बहुत ही आसान है, KI लगा दिया तो आयोडीन लग गया। क्लोरीन लगाना हो तो Cu या HCl या CuCl2 प्लस HCl, फिर क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरीन। तो ये सारे बहुत काम के हैं। अच्छा, अगर बेंजीन बनाना हो तो या तो H3PO4 या फिर LiAlH4, फिर बन जाएगा बेंजीन। तो जैसा कि आपको पता है, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं, ये बहुत काम का है। फिर से हम इसके कमेंट क्रॉस करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत से क्वेश्चन आएंगे। मैं नहीं चाहता कि अच्छे क्वेश्चन हम छोड़ दें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बाद में वेट करें। तो ये याद कर लो अच्छे से सारे के सारे, कैसे हम डायजोनियम सॉल्ट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दिस इज व्हाई इट इज वेरी हैंडी। ये जो है केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही काम का है डायजोनियम सॉल्ट। और हम तो अभी फिनॉल के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारे हम इससे बना सकते हैं। चलो एक तो और बना लो। इसमें अगर हम डालेंगे CH3 CuO माइनस Na+, तो हमको मिलेगा COCH3 OCOCH3। इसमें अगर हम डाल देंगे CH3O माइनस, तो हमें मिल जाएगा एनिसोल। तो बहुत ही काम का रिएक्शन है ये, बहुत ही कमाल का कंपाउंड है डायजोनियम क्लोराइड। इसका चार्ट बना लो और ये सारे जितने भी लिखे हैं हमने याद रखो।